गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं, बढ़िया कि मेरे पूछने से और भी बढ़िया हो गए। वैसे एक बात है, आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम आप कैसे हो, तो मुझे ये लगता है कि मैं और भी ठीक थी पहले, लेकिन और भी ज़्यादा बढ़िया हो गई हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि मैम आप कैसे हो, तो कहते हैं ना कि इंसान के जो शब्द हैं वो ही जो है उसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग जो दो शब्द बोल देते हो कि मैम आप कैसे हो, तो इससे एक मिलता है कि हाँ हम कितने कनेक्टेड हैं, चाहे हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ। मैं मतलब आपने मुझे देखा हुआ है लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं देखा हुआ, तो मतलब लेकिन ये रहता है कि हाँ ये बच्चा जो है देखो कितना अच्छे इसमें है, ये पूछता है। तो चलिए और चलें क्लास की शुरुआत करें। कल का सेशन आप सभी का कैसा रहा, जल्दी से जल्दी बताइए। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही थे ये भी बताइए, साथ ही साथ बताइए कि क्वेश्चंस जो हैं जो आपने किए थे क्या आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, जल्दी से जल्दी बताइए। जो स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए भाई लाइव आ जाइए। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके भाई बंधु साथी संगी जो भी आपके फ्रेंड्स में हैं वो क्या कर सके, इस चीज़ की तैयारी कर सके हिस्ट्री। क्योंकि आप सभी को पता है PS टेट का एग्जाम भी है, C टेट का एग्जाम भी है, H टेट का एग्जाम भी आ सकता है, और भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके अंदर आपका हिस्ट्री पोर्शन है, तो उसके लिए भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयार कर लीजिए, आप लोगों की हिस्ट्री जो है वो बीच में आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री अगर आएगी तो इसका मतलब मैं भी आऊंगी, और मैं आऊंगी तो साथ में क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे तो इसका मतलब आप सही जवाब देंगे, और सही जवाब देंगे तो इसका मतलब आपके मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आएंगे तो इसका मतलब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले वही हम अपना गेम खेलेंगे KBC वाला। देखते हैं कि आज आप लोग क्या लेके जाते हैं, ब्लेसिंग लेके जाते हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स लेके जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। क्लियर, बात समझ में? आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसके अंदर एशियन, मिडावल एंड मॉडर्न तीनों के ही जो क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस हैं और किस तरह से इनके आंसर हैं। हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ, क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, और वैसे भी KBC के अंदर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के देने हैं। रूल यही है, 2 लाइफलाइन है आप लोगों की, 50-50 एंड ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल आप खुद हैं, 50-50 मैं हूँ, ठीक है। तो दोस्त हम आपस में ही एक दूसरे के बराबरी में चलेंगे। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो कुछ इस तरह से है। हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, जो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको इसका आंसर देना है। तो स्मार्ट बोर्ड जी फर्स्ट क्वेश्चन लाया जाए प्लीज 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 प्लीज। आ गया, हाँ जी। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोइट्री। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों में आमतौर पर किस रंग दा यूज किया गया है। हाँ जी दसो एज द आंसर की होगा कि हड़प्पा तो सानू जो बर्तन मिले हैं, मतलब पंजाबी में कहूँ तो भांडे मिले हैं, उन भांडों के ऊपर कौन से कलर का यूज किया गया है बताइए। आपके सामने स्मार्ट बोर्ड ने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाल पत्थर, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा है नीला। बताइए जी। ब्लू ग्रे, नीला ग्रे, तभी मैंने कहा ये 2 बार नीला नीला कैसे रिपीट हो गया। तो नहीं भाई ये नीला है, ये नीला ग्रे है, होता होगा कोई कलर, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ऑनलाइन क्या, किसको लॉक करूं, क्या B को लॉक कर दूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू ग्रे होना चाहिए। क्या मैं सही हूं? ब्लू ग्रे को मैं लॉक कर दूं? देख लो अगर लॉक किया तो मैं पहले ही राउंड में गेम से बाहर हो जाऊंगी। बताओ भाई क्या मैं इसको लॉक करूं कि ना करूं? ना करूं, चलो नहीं करती, नहीं करती, इसको मैं लॉक ही नहीं करती, ठीक है। अब क्या करूं, किसको लॉक करूं? ऑप्शन नंबर A को। एक ट्रिक बताऊं, एक सॉन्ग है इसके ऊपर, रंग दे तू मुझे गेरू, ऐसा सॉन्ग है ना, गेरुआ है कि नहीं है, किसका है ये, है कि नहीं है? तो पहले के टाइम में जो गेरुआ कलर होता था उसके अंदर लाल वर्ड जो है, मतलब जो गेरुआ, गेरुआ एक तरह से डार्क जो होता है रेड कलर का होता है, जो क्या होता है लाल कलर का होता है। तो हड़प्पा से जो हमें बर्तन मिले हैं उनके आसपास जो कलर किया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर A लाल कलर यूज किया गया है। इसके अंदर जितने भी हमें बर्तन मिले हैं, कई बार ऑप्शन में गेरुआ भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा कलर, गेरुआ। आप लोगों ने शायद अपने घर
घर में देखा होगा, जो टिपिकल जो अपने लोग होते हैं ना, वो अपने घर में, जब उनके घर, जो आपने पुराने घर देखे जो गाँवों में बने होते हैं, तो वो अपने घर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, गेरू कलर जो है वो अपने फर्श पे लगाते हैं, उसे हम कहते हैं गेरुआ कलर, जिसे हम कहते हैं लाल कलर। क्या कहते हैं, लाल कलर। तो पीला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, नीला ग्रे भी नहीं है, बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर। क्लियर, लॉक करूं, पक्का लॉक कर दिया जाए, क्या मैं सही हूं? हाँ जी स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। भगवान प्लीज 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 सही हो जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े स्मार्ट बोर्ड जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेदास कंटेन एज अकाउंट ऑफ द मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है? जादुई आकर्षण मतलब कि तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कहते ना जादू टोना, सीधा सा वर्ड है जादू टोना। कौन सा एक ऐसा वेद है जिसके अंदर जादू टोना, जादू टोना सुना होगा आप लोगों ने, हमारी मम्मियाँ कहती हैं कि बेटा चुरा से मत, चुराए समझते हो ना, जो सड़क को 4 हिस्सों में बांटती है, जो चुरा होता है, हमारी मम्मियाँ हमें कई बार समझाती है कि बच्चे चुरा से मत जाया करो, कुछ हो जाएगा। कोई बड़ा त्योहार होता है तो हम देखते हैं कि यार कोई चुरा पर कोई चीज़ रखी होती है, कोई जैसे जादू टोना, इसे जादू टोना कहते हैं, कोई झाड़ा फिरवाता है, कोई क्या करता है, कोई ताबीज बनाता है। तो ये क्या है, ये सारी रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, जो क्या किसी वेद में दी गई है। आपको बताना है कि आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब मुझे बताइए कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र दिया गया है। यहां मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ऋग्वेद के अंदर सारे क्या दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं। और मंत्र कौन से हैं, जो ईश्वर से रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड है, तो वो कौन से हैं, मंत्र हैं जो ऋग्वेद में दिए गए हैं। यजुर्वेद में क्या दिया गया है, यजुर्वेद में क्या दिया गया, यज्ञ दिया गया, मतलब कि हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन किस में करेंगे, यजुर्वेद में करेंगे। किस में करेंगे, यजुर्वेद में करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई? तो यजुर्वेद में क्या दिया गया, यज्ञ दिया गया है। सामवेद में क्या गया है, मैंने क्या गाया था, अभी गाना गाया था, गाना गाया था ना, हवन करेंगे, हवन करेंगे, रंग दे तू मुझे गेरुआ, ये गाना ही गाया था। तो संगीत म्यूजिक किस में दिया गया, सामवेद में दिया गया। तो बचा क्या, अर्थवेद। अर्थवेद में क्या दिया गया, जादू टोना दिया गया। क्या दिया गया, जादू टोना। तो ऋग्वेद में क्या दिए गए, मंत्र दिए गए हैं, कौन से, जैसे कि ओम भू भवस्व तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीम धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो क्या दिया गया, ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। यजुर्वेद में हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। यजुर्वेद में क्या दिया गया, हवन दिया गया। और मैंने हवन करेंगे, हवन करेंगे क्या गाया, गाना गाया। तो म्यूजिक किस में दिया गया, सामवेद में दिया गया। बचा क्या, अर्थवेद। अर्थवेद में क्या दिया गया, जादू टोना तंत्र मंत्र दिया गया है। बिल्कुल सही, सही हूं मैं, लॉक कर दूं, पक्का। देखें, लॉक करें। तो ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, कर दें, पक्का ना। कंप्यूटर प्लीज ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। क्या हम सही हैं, हाँ जी हम बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अर्थवेद में क्या दिया गया, जादू टोना तंत्र मंत्र दिया गया है। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, क्योंकि आप सभी को पता है कितने वेद हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में क्या दिए गए हैं, भगवान की उपासना, भगवान की पूजा से रिलेटेड क्या दिए गए, मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद में हवन करेंगे, हवन करेंगे। सामवेद में क्या दिए गए, संगीत दिया गया। अर्थवेद में क्या दिए गए, जादू टोना तंत्र मंत्र दिया गया। क्लियर, बात समझ में आई? किसी को अगर जादू टोना तंत्र मंत्र करना हो ना भाई, तो किसको पढ़ लो, अर्थवेद को। करना है किसी को, करना है किसी को जादू टोना तंत्र मंत्र करना ही होगा कि अरे यार ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रही, या मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं इसके ऊपर जादू कर देता हूँ कि जो इसने पढ़ा वो मुझ में आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता? ऐसा जादू करना है किसी को, करना है, नहीं करना? अगर करना है तो आप किसको पढ़ लीजिए, अर्थवेद को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जादू टोना क्या होता है। बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट बोर्ड जी 3rd क्वेश्चन लाया जाए प्लीज। आ गया आपके सामने, 3rd क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। बताइए, दिल्ली की कुव्वत इस्लाम मस्जिद के आंगन, आंगन मतलब लॉबी,
आंगन मतलब कि जो लोबी, हमारे घर में जो लोबी होती है ना, प्रांगण मतलब होता है लोबी। क्या होती है? लोबी। जो हमारे घर में जो होती है ना लोबी, जो बरामदा जिसे हम कहते हैं, उसमें स्थित लोहे का जो स्तंभ है, मतलब मान लीजिए ये एक कुवत इस्लाम मस्जिद है, उसका एक आंगन है, मतलब कि प्रांगण है, बरामदा है, लोबी है, उसके सेंटर पॉइंट में एक लोहे का पिल्लर खड़ा है। एक लोहे का क्या खड़ा है? पिल्लर खड़ा है। और इस पिल्लर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है। लो, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब क्या है सुनिए। चलो, क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, कोई बात नहीं आप लोगों को। देखिए, कुवत इस्लाम एक मस्जिद है, उसका बिल सेंटर वाला एरिया है, बरामदा है, मैंने खुद ने देखा है इसको। ठीक है, वहां पर एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के बीच में एक पिल्लर खड़ा है जो कैसा है? लोहे का है। और उस पर एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है चंद्र। और चंद्र के साथ उसकी क्या बताई हुई है? उसकी विशेषताएं, क्वालिटीज बताई गई हैं कि चंद्र नाम के व्यक्ति ने ये काम किया था, चंद्र नाम के व्यक्ति ने ये किया था, चंद्र नाम के व्यक्ति ने ये काम किया था। मेरी बात समझ में आ गई? अब क्या है, क्या पूछ रहा है वो आपसे कि दिल्ली की कुवत इस्लाम मस्जिद के लोबी में स्थित लोहे का जो स्तंभ है वो किसका अवशेष है, मतलब किस राजा के बारे में जानकारी हमें देता है। तो यहाँ पे मैंने आपको वैसे भी बता दिया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, चंद्र की क्या देता है? अपनी विशेषताएं बताता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी कभी आप दिल्ली घूमने जाते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक के परांठे खाए हैं कि नहीं खाए? खाए हैं, बहुत अच्छे होते हैं परांठे। ठीक है, वहां पे जब जाते हैं तो हम जब वहां पे कुतुब मीनार को देखने जाते हैं, कुतुब मीनार के बिल्कुल अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है कुवत इस्लाम मस्जिद। कुवत इस्लाम मस्जिद के बिल्कुल सेंटर में वहां पर एक लोहे का पिल्लर खड़ा है जहां पर चंद्र नाम लिखा हुआ है, चंद्र नाम लिखा हुआ है। और नीचे कुछ क्वालिटीज बताई गई हैं कि इस व्यक्ति ने ये काम किया था, इस व्यक्ति ने ये काम किया था, इस व्यक्ति ने ये काम किया था। क्लियर? जब हम वो क्वालिटीज को पढ़ते हैं, जब उसकी हम विजयों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वो ही राजा है जो गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड था। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, उस पर जो पिल्लर है ये लोहे का है जिस पे चंद्र नाम लिखा गया। क्या लिखा गया? चंद्र नाम लिखा गया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये लोहे का पिल्लर एक ऐसा पिल्लर है जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी एक मतलब आश्चर्यजनक सरप्राइज बना हुआ है, क्योंकि ये लोहे का पिल्लर जो हजारों साल खड़ा है, जो इतनी बारिश के अंदर खड़ा है, लेकिन आज तक कभी भी इस पे जंग नहीं आई है। मतलब ये किस चीज से बना है ये हमें भी नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसी विशेषता है जिसपे आज तक कभी भी जंग नहीं आई है। क्लियर? बात समझ में? तो वैज्ञानिक भी हैरान है कि एक लोहे का एक जो कितने हजारों सालों से खड़ा है उस पर कोई जंग नहीं आई है। तो इस पर जो है चंद्र की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, क्योंकि अशोक का नाम यहाँ पे नहीं मिलता, हर्ष का नाम भी यही नहीं मिलता, और अनंगकावान का नाम भी नहीं मिलता। क्लियर? और ये चंद्र कौन है? गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड है। गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Who of the following ruler constructed road from the East Bengal to Peshawar called सड़क-ए-आज़म? हाँ जी, बताइए, क्या कभी आप लोगों ने ये रोड देखी है जिसे हम जीटी रोड कहते हैं? जीटी कभी आप लोग कलकत्ता गए हैं, वहां पे कलकत्ता जब जाते हैं, जिस रोड से जाते हैं हम जीटी रोड से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? जीटी रोड, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ग्रांड मतलब बड़ी, ट्रक मतलब जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक चलते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ये सड़क-ए-आज़म, सड़क का निर्माण करवाया किस व्यक्ति ने करवाया था? बताओ भाई। अब आप लोग बताओगे इसका आंसर, कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था ना, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों देंगे कि किस व्यक्ति ने सड़क-ए-आज़म का निर्माण करवाया था। 4 ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, इस्लाम शाह और शेर शाह। बताओ भाई, किसने करवाया था? करवाया था किसी ने। अकबर तो आप सभी को पता ही है कि सामाजिक कारणों के लिए फेमस है। इसने क्या लगाया था? सती प्रथा पे बैन लगाया था, इसने बाल विवाह पे बैन लगाया था, इसने तीर्थ यात्रा कर पे बैन लगाया था, इसने जजिया कर पे बैन लगाया था, इसने दीन इलाही एक नया धर्म शुरू किया था, इबादत खाना खोला था। तो अकबर की जो डिक्शनरी है उसमें ऑलरेडी इतने सारे काम है, तो सड़क-ए-आज़म तो नहीं आ सकता, तो हम इसको तो कट करते हैं। जहांगीर जो था वो तो हमेशा वैसे ही शराब में लीन रहता था, वो तो एक तरह से 1 नंबर का पियक्कड़ था, वो तो वैसे ही कुछ नहीं करवा सकता था, क्योंकि वो तो उसके लिए तो 2 चीजें थी, एक तो कौन थी? अनारकली, और एक कौन थी? नूरजहां, और एक था शराब। इन 3 चीजों में वो हमेशा लिप्त रहता था, और उसकी जो पूरी लाइफ है वो उन तीनों के आगे
आगे पीछे ही घूमने लगा दी थी। जैसे लड़का लड़कियों के आगे गेड़ियां मारता है ना, वैसे ही जो जहांगीर था ना वो भी क्या मारता था, इनके आगे गेड़ियां मारता था। तो जहांगीर जो है उसका ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं जा सकता, किसके ध्यान, सड़क बनाने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं इस्लाम शाह की। इस्लाम शाह ने कोई इतने बड़े काम नहीं किए हैं कि हम कहें कि यार ये व्यक्ति इतना फेमस था, नहीं। हम बात करते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने प्रशासन के लिए बहुत ही फेमस रहा है। शेरशाह ही एक व्यक्ति था जिसने क्या बनवाई थी, सड़क आजम बनाई थी। कहां से, पूर्वी बंगाल से, कहां तक, पेशावर से, बंगाल से शुरू होगी और पंजाब के रोहतासगढ़ तक जाती है ये सड़क। तो कहाँ से शुरू होती है, बंगाल से शुरू होती है और पंजाब के रोहतासगढ़ तक जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, सड़क आजम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीटी रोड। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या मैं इस ऑप्शन को लॉक कर दूं, क्या मैं इस ऑप्शन को लॉक कर दूं, पक्का, क्लियर कर दूं इसको, पक्का, गलत तो नहीं होगा। चलिए लॉक करते हैं हम स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही हो। बिल्कुल सही, हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जब भी करते हैं तो थोड़ा दिमाग लगा के इस चीज की तरफ कीजिए कि जितने भी चारों ऑप्शन है उनके करैक्टर में जाइए कीजिए कि क्या ये व्यक्ति ये काम कर सकता था, क्या ये व्यक्ति ये काम, इसने तो वैसे भी आप सभी को पता है कि ये तो पूरी तरह से शराब के अंदर लिप्त रहता था, पूरी तरह से ये तो सारा दिन पीता रहता था, तो ये तो कोई काम करवा ही नहीं सकता। इस्लाम शाह का कोई हमने इतना बड़ा कोई फेमस काम नहीं पढ़ा है तो ये भी नहीं आ सकता। अकबर के ऑलरेडी इतने सारे काम हैं तो हम इसको भी ऐड नहीं कर सकते। तो बचा क्या, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जिसने क्या बनाई थी, सड़क आजम, जिसे हम क्या कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं। क्लियर, बात समझ में आ रही है, ऑनलाइन समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़े, क्या बात भाई, शांत कैसे बैठे हो, जल्दी से जल्दी बताइए आंसर क्या हो सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो नहीं है भाई। आप लोगों जब क्लास में आते हैं, हिस्ट्री क्लास में आते हैं किसी, तो यार ऐसे आया करो जैसे हम युद्ध करने जा रहे हैं, तलवार से नहीं, मारने ना लग जाना एक दूसरे को, तलवार से नहीं, अपने दिमाग से, समझ के मेरी बात, क्वेश्चन से। हम यहाँ पे हिस्ट्री क्लास क्या होती है, युद्ध की, क्योंकि इतिहास का है, युद्धों का इतिहास है, तो हम यहाँ पे क्या करने आए, युद्ध करने आए हैं। लेकिन युद्ध हम अपने दिमाग से करने आए हैं, हम अपने दिमाग पर हमें क्या करना है, काबू पाना है, और हमें अपने दिमाग को क्या करना है, जिताना है। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार की शुरुआत की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग दे सकते हो बिना किसी लाइफलाइन के। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। क्या इसका आंसर विद्वानों का विद्वान आएगा, बताओ भाई। आप सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक को मैं क्या कहती हूँ, विद्वानों का विद्वान, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट क्या है, विद्वानों के विद्वान है। आप सभी को पता है कि आप मेरे विद्वान हो, विद्वानों के विद्वान हो, तो मोहम्मद बिन तुगलक भी क्या है, विद्वान है। क्या इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था, कैपिटल चेंज की थी। क्या की थी, कैपिटल चेंज की थी। जिसने क्या की थी, करेंसी चेंज की थी। क्या की थी, करेंसी चेंज की थी। जिसने क्या किए थे, ऐसे ऐसे कारनामे किए थे जो कभी भी सफल ना हो पाए थे, कभी भी सफल ना हो पाए थे। तभी तो जब ये मरा था तो क्या कहा गया था कि इसको इसकी प्रजा से, और प्रजा को इससे क्या मिल चुकी है, आजादी मिल गई, इसको इसकी जनता से, और जनता को इससे क्या मिल चुकी है, मुक्ति मिल चुकी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इस व्यवस्था का लागू नहीं था, क्योंकि बाजार व्यवस्था तो बहुत ही सक्सेसफुल व्यवस्था थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उसका क्या रहा हो, सक्सेस रहा हो। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो हम काट दें। उसके बाद हम बात करते हैं बलबन। बलबन पहले खुद एक दास था। हालांकि बलबन की जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, लौह और रक्त की थी। लौह और रक्त की थी कि आप लोग अगर मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी तलवार चलेगी और आपका क्या बहेगा, खून बहेगा। अगर आप लोग मेरी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी क्या चलेगी, क्या चलेगी, तलवार चलेगी, और फिर क्या बहेगा, खून बहेगा। तो बलबन जो था वो अपनी एक पॉलिसी के लिए फेमस था, लौह और रक्त की नीति के लिए। इसके अलावा बलबन ने दो नई चीजें शुरू की थी। एक का नाम था सिजदा, शाहरुख खान का एक सॉन्ग भी है सिजदा, और एक का नाम है पोबोस, मतलब कि पैरों का चूमना। तो इसने क्या शुरू किया, सॉरी
सिजदा और कौन सी शुरू की थी, पोबोज, और एक त्योहार शुरू किया था जिसका नाम था नौरोज, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो इतना सक्सेसफुल राजा नहीं था, हालांकि उसने भी काम किए थे लेकिन काम उसने एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं किए थे, उसने अपने विजयों की तरफ किया था, जिसने उसने किसको, रणथंभौर को जीतने की कोशिश की थी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था लेकिन उसने थोड़े बहुत काम करवाए थे। लेकिन इतनी बड़ी बाजार व्यवस्था को, मार्केट पॉलिसी को कोई ऐसे लागू नहीं कर सकता। वो एक ही व्यक्ति था जो सल्तनत काल का क्या था, अर्थशास्त्री था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या इसको मैं लॉक कर दूं, क्या इसको मैं लॉक कर दूं? पक्का? देखते हैं स्मार्ट बोर्ड जी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। जल्दी से जल्दी देखा जाए क्या होता है। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, ऐसे हो चुकी हैं, हार्ट बीट जो है ऐसे हो चुकी है। क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। क्लियर, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो पद्मिनी के पीछे भागा था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन whose region was the treaty of चित्तौड़ signed between मुगल and the राणा of मेवाड़। क्या ये क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है आप लोगों को? क्या ये क्वेश्चन सुना हुआ है कभी किसी ने कि मुगलां ਅਤੇ मेवाड़ ਦੇ ਰਾਣਾ ਵਿਚਕਾਰ चित्तौड़ ਦੀ संधि किस दे राज विच हुई सी? हाँ जी दसो, किस दे राज विच हुई सी? देखिए आप सभी को पता है कि 1576 में क्या हुआ था, वार ऑफ हल्दी घाटी। वार ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जो था, हालांकि अकबर जीत गया था लेकिन हम इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकते क्योंकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में जिंदा थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में उसका बेटा अमर सिंह गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अमर सिंह। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह जो था वो मेवाड़ का क्या बना था, राजा बना था। दूसरी तरफ कौन था? जहांगीर था। जहांगीर और अमर सिंह ने क्या कर ली, संधि कर ली। किससे? जहांगीर से। जो मेवाड़ कभी मुगलों के अंडर में कभी नहीं आया था, वो मेवाड़ किसके अंडर में कब आया था? अमर सिंह के टाइम पे जहांगीर के अंडर में आ गया था। कब? 1615 में। कब? 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच में क्या हुई थी? एक संधि हुई थी जिसे हम क्या कहते हैं, मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं, जिसके तहत मेवाड़ क्या था, मुगलों के अंडर में आ चुका था। क्लियर, बात समझ में आई? देखिए अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता तो आप लोग एक चीज का याद रखना, जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो हुई थी 1615 में। चित्तौड़ की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1615 में। अगर आप लोगों को अकबर का टाइम पीरियड याद है, अकबर का टाइम पीरियड क्या है? 50-56 से लेकर 1605। क्लियर है? जहांगीर का टाइम पीरियड क्या है? 1605 से लेकर 1627। शाहजहां का टाइम पीरियड कितना है? 1627 से लेकर 1658, 58। एंड औरंगजेब का टाइम पीरियड कितना है? 1658 से लेकर 1707। क्लियर? अब आप लोगों को ये पता है कि चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। तो 1615 कहाँ पे आता है? जहांगीर के टाइम पीरियड में आता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? जहांगीर रहेगा। क्लियर, बात समझ में आई? इसमें मेवाड़ का राजा कौन था? अमर सिंह था। अमर सिंह और जहांगीर के बीच में क्या हो गई? संधि होगी। अब उसने क्या कर ली? संधि कर ली अमर सिंह। अब अमर सिंह को क्या होने लग गया? पश्चाताप होने लगा, उसको गिल्टी फील होने लगा कि क्या मैं मुगलों के अंडर में आ गया। तो उसने क्या किया? संन्यास ले लिया, पूरा राजपाट जो है अपने बेटे कर्ण सिंह को सौंप दिया और खुद क्या बन गया? सन्यासी बन गया। मेरी बात समझ में आई है? तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1615 में। कब हुई थी? 1615 में। किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम पीरियड में। किसके साथ हुई थी? मेवाड़ का राजा अमर सिंह के बीच में हुई थी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको लॉक कर दूं? कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। क्या ये सही है हमारा आंसर? पक्का? देखते हैं क्या ये आंसर सही है। मैं इसके लिए डेफिनेटली श्योर हूं कि ये मेरा आंसर सही है। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे एक चीज बताइए, क्या आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो? किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की समस्या है, कुछ ऐसा जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा? क्लियर, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? पढ़ रहे हो आप लोग? कल मैंने आप लोगों को एक काम बताया था कि शेड्यूल बनाओ। क्या आप लोगों ने वो शेड्यूल बनाया? क्या आप लोगों ने वो शेड्यूल बनाया?
बताइए मुझे, ईमानदारी के साथ बताना कि मैम हमने वो शेड्यूल बनाया। क्या आप लोगों ने वो शेड्यूल बनाया है? देखिए, कहना मेरा फर्ज है, करना आपका काम है, करोगे तो अपने लिए करोगे। शेड्यूल बनाओ जिससे कि जो जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया उनको मैं यही कहूँगी कि भाई बनाओ, ताकि आप लोगों की स्टडी की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमारा सिलेबस जो है कितना हो चुका है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल नेम ऑफ द मुमताज महल वाज, मुमताज महल दा वास्तविक नाम की सी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। अर्जुमंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुनिसा एंड रोशन आरा। मुमताज महल ये वही मुमताज महल है जिसके लिए शाहजहां ने अपनी एक प्रेम की निशानी, जिसे हम ताजमहल कहते हैं, उसे बनाया था। स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। चलो, ये तो हमारा सिलेबस का एक पार्ट है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी ताजमहल को एक प्रेम की निशानी मानते हैं? क्या आप सभी ताजमहल को क्या एक प्रेम की निशानी मानते हैं? मुझे इतना बताइए, क्या मानते हैं? देखिए, मेरी नज़रों में ताजमहल कोई प्रेम की निशानी नहीं है। अगर आप लोग इतिहास को गहराई से पढ़ते हो, डीपली पढ़ते हो, तो मैं आप सभी को बता दूं कि शाहजहां की इतनी सारी बेगमें थी कि उसको मतलब मुमताज जो है उसकी प्रेम की निशानी कैसे हो गई? आप मानेगी नहीं, जब मुमताज महल की जब डेथ हुई थी, मुमताज की जब डेथ हुई थी, मौत हुई थी, उसकी जब दिन चल रहे थे, दिन समझते हो, जब से चौथा पांचवा मतलब जब वो मरी थी, उन दिनों के अंदर अंदर ही शाहजहां ने क्या कर ली थी? शाहजहां ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। किसकी? मुमताज की बहन के साथ में। मुमताज की बहन के साथ में शाहजहां ने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। उन्हीं दिनों में जब क्या मुमताज की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो क्या ये ताजमहल एक प्रेम की निशानी है? क्या ये प्रेम की निशानी है? मैं नहीं मानती इसको प्रेम की निशानी। प्रेम वो होता है जो एक के लिए होता है, प्रेम वो नहीं होता जो हजारों के लिए होता है। एक के लिए होता है, मरना भी उसके लिए, जीना भी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कहानी चल रही है, कुछ और ही कहानी चल रही है। उसके मरने के कुछ दिन बाद में ही शाहजहां ने उसकी बहन के साथ क्या कर ली? शादी। और हालांकि शाहजहां की तो पत्नियां इतनी सारी थी, एक प्रेम की निशानी कैसे हो सकती है? प्रेम की निशानी कैसे हो सकती है? तो चलिए, चलो ये अलग टॉपिक है। क्या आप लोग भी बनाएंगे? क्या आप लोग भी प्रेम की निशानी बनाएंगे? पूछती मैं आप लोगों से, जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या आप लोग भी इन फ्यूचर अपने प्रेम की निशानी बनाएंगे? क्या आप लोगों को लगता है? वो कहते हैं ना, तेरे लिए चांद सितारे ऊपर से तोड़ के लेके आऊंगा, पहले तो वहां पे पहुंच के तो दिखा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? फर्स्ट है अर्जुमंद बानो बेगम, दूसरा है लाडली बेगम, तीसरा है मेहरुनिसा एंड रोशन आरा। देखिए, रोशन आरा तो है नहीं, क्योंकि ये क्या है, शाहजहां अपने जो औरंगजेब है उसकी बहन का नाम क्या है? रोशन आरा है, तो ये तो है नहीं। ठीक है, इसको तो आप काट दीजिए। मेहरुनिसा जो है वो किसका नाम है? नूरजहां का नाम है। किसका नाम है? नूरजहां का नाम है, जिसे हम नूर महल कहते हैं। मेहरुनिसा जो है वो किसका नाम है? नूरजहां, जिसके लिए जहांगीर पागल हुआ फिरता था, जिसके लिए जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत किसको सौंप दी थी? नूरजहां को सौंप दी थी। पहली मुगल शासिका थी ये। दूसरी बात देखते हैं, लाडली बेगम। लाडली बेगम जो थी वो नूरजहां की बेटी का नाम था, तो इसका ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाडली बेगम जो थी नूरजहां की जो पहला पति था शेर अफगान, उसकी बेटी थी। मेहरुनिसा नूरजहां का नाम था। रोशन आरा जो थी वो क्या थी? औरंगजेब की बहन थी। तो बचा क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का जो नाम था वो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने पंजाब के जितने भी एग्जाम हुए उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन देखा है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो असल नाम की सी अर्जुमंद बानो बेगम से। क्लियर? बात समझ में आ गई है? हाँ जी कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए जल्दी से जल्दी। क्या हम सही हैं? हाँ जी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ गई है? इसी से याद रखना, नूरजहां की बेटी का नाम लाडली बेगम था, नूरजहां का नाम क्या था? मेहरुनिसा था, एंड रोशन आरा किसकी? अपने
जो औरंगजेब की क्या थी, बहन थी। क्लियर, बात समझ में है। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर क्या कहता है, द परमानेंट सेटल वाज मेड विद, स्थायी समझौता किसके साथ किया गया था। पहले तो मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्थायी समझौता, क्या होता है वो समझौता जो स्थायी रहता है, स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, नहीं। स्थायी समझौते के अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर पहले ये एग्रीमेंट सिर्फ 10 सालों के लिए साइन हुआ था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, स्टेबल कर दिया गया, इसे लॉन्ग टाइप के लिए क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, कि अब इसे स्थायी रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्लियर। अब इसमें क्या पूछा गया कि किसके साथ किया जाता था, तो देखो अंग्रेजों ने 3 तरह की पॉलिसी अपनाई थी। एक थी परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम स्थायी समझौता कहते हैं, दूसरी थी रैयतवाड़ी जिसके अंदर किसानों के साथ किया गया था, और तीसरी थी महलवाड़ी जिसके अंदर पूरे गांव के साथ की गई थी व्यवस्था थी। अब देखिए स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, ये जो एग्रीमेंट था वो किसके साथ किया गया था, जमींदारों से किया गया था। किसके साथ, क्योंकि किसानों से क्या किया गया था, रैयतवाड़ी, किसानों से क्या किया गया था, रेयत। रेयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है, ठीक है। मुकदम ये नहीं थे। ग्राम समुदाय से क्या था, महलवाड़ी था। क्या था, महलवाड़ी, क्योंकि महल का मतलब क्या होता है, गांव, पिंड। महलवाड़ी, महल का मतलब क्या होता है, गांव होता है, ठीक है। अब समझिए स्थायी बंदोबस्त क्या किया गया था, जमींदारों के साथ किया गया था। इसमें सीधा साधा आप सभी को पता है, मुझे आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग जमीन ठेके पे देते हैं, तो इन्होंने भी, अंग्रेजों ने क्या की दी थी, जमीन क्या दी थी, ठेके पे दी थी। किसको, जमींदारों को, कि आप हमें क्या ला के देंगे, इतना रुपया टैक्स ला कर देंगे, हम आपको क्या देते हैं, बोली लगती थी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं जैसे मान लो अंग्रेज खड़ा है, सामने सारे जमींदार बैठते हैं, और मैं बोलती हूँ कि इस जमीन से मुझे कौन कितना टैक्स ला के देगा। एक जमींदार कहता है कि मैं आपको 1000 रुपए ला के दूंगा महीने से, दूसरा जमींदार कहता है कि मैं आपको 2000 रुपए ला के दूंगा। हालांकि वो इतने बेवकूफ, उनको ये नहीं पता कि हमें टैक्स किससे वसूल करना है, किसानों से वसूल करना है, और किसान क्या इतना ज्यादा टैक्स दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, बोली लगाते थे और कहते थे जो इंसान सबसे ज्यादा बोली देता था, मतलब मान लो किसी इंसान ने कहा कि मैं इस जगह से 5000 रुपए ला के दूंगा टैक्स की, तो उसको क्या दे दी जाती थी, जमींदारी दे दी जाती थी। और वो इंसान जमींदार जो होता था 5000 की जगह वो 7000 रुपए वसूल करता था उन किसानों से। और वो जो किसान जो जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास अकाल पड़ चुका है, उनका क्या किया जाता, शोषण किया जाता था, और उनसे क्या जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाता था। बात समझ में आई। तो इस स्थायी बंदोबस्त के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार, शोषण किसका किया गया, किसानों का किया गया, क्योंकि जो जमींदार थे वो उन बोली से ज्यादा पैसे उनसे क्या करते थे, वसूल करते थे। क्लियर, बात समझ में आई। तो स्थायी बंदोबस्त किसके साथ था, जमींदारों के साथ में था। किसके साथ था, जमींदारों के साथ में था। ग्राम समुदाय मतलब कि गांवों के साथ कौन सी व्यवस्था थी, महलवाड़ी थी। और किसानों के साथ कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी थी। कौन सी थी, रैयतवाड़ी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया। आगे बढ़े ऑनलाइन, पक्का क्लियर है। देखते हैं, ऐड आ गई भाई, गेम चल रही तो नेचुरल सी बात है ऐड तो आएगी। जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मौका अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म फिर से लेकर आया है। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, वो सोच रहे हैं यार मैं तैयारी करूं कि ना करूं, पता नहीं पेपर होगा कि नहीं होगा। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तभी तो इस गलती को आप लोगों की अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म दोबारा सुधारने का मौका दे रहा है। क्योंकि एक नया बैच जो है वो शुरू होने वाला है 11 अप्रैल से। जिन बच्चों ने मार्च बैच को ज्वाइन नहीं किया था, जो उस टाइम पे सोच रहे थे कि हम करें या ना करें, उनके लिए दोबारा एक नया मौका है। और आप सभी को बता दूं, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और 11 अप्रैल 2024 के बैच को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप अपने पीएस टेट को क्लियर कर पाए। क्लियर, बात समझ में आई। ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही मोड में दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी फोन उठाइए। ये है हमारा ऑफिशियल नंबर 7710104040, वहां पर डायल कीजिए और कहिए कि हमें पीएस टेट के अंदर क्या करना है, अपने आप को रजिस्ट्रेट करवाना है, एनरोल करवाना है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड AC 512 यूज कीजिए, आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। AC 512 या दिमाग में बिठा लीजिए, AC 512 500 रुपए का क्या दिया जाएगा,
डिस्काउंट दिया जाएगा। क्लियर बात समझ? तो जल्दी से जल्दी फ़ोन उठाइए और अपने आप को रजिस्ट्रेट करवाइए और अपनी गलती को सुधारने का एक और मौका दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित की? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आता है, मुझे पता है इसके बारे में। रंगपट्टम, मैसूर, बेंगलुरु एंड कोयम्बटूर। हाँ जी, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मैसूर। पक्का लॉक कर दूं? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप सभी को पता है टीपू सुल्तान कहाँ का था, मैसूर का था, तो उन सभी ने सोच रहे हैं कि मैसूर। पक्का नहीं, मैसूर इसका आंसर नहीं है। जरूरी नहीं है वो वहां रहता था तो इसका मतलब मैसूर उसकी कैपिटल थी, नहीं। उसकी कैपिटल क्या थी? श्री रंगपट्टम। क्या थी? श्री रंगपट्टम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रंगपट्टम इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। मैं टीपू सुल्तान की कैपिटल का नाम क्या था? श्री रंगपट्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Who among the following was not an extreme nationalist leader? 8 ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ नेता नहीं सी? हाँ जी दसो, एज आंसर की होगा कट्टरपंथी राष्ट्रवादी। कट्टरपंथी आप सभी को पता है कौन है? कट्टरपंथी कौन है? लाल पाल बाल अरविंद घोष। अरविंद घोष। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है ये ही चारों व्यक्ति कट्टरपंथी थे। हर एक वो व्यक्ति कट्टरपंथी है जिसने क्रांति की थी। हर एक वो व्यक्ति कट्टरपंथी है जिसने क्या किए थे? हथियार उठाए थे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक होता है सॉफ्ट नेचर वाला, नरम स्वभाव वाला, बात समझ में? एक होता है नरम दल और एक होता है गरम दल। नरम दल मतलब लिबरलिज्म, मतलब उदारवादी सॉफ्ट नेचर वाले, जो ये कहते हैं कि हमें मारपीट नहीं करनी है, हमें किसी से बहस नहीं करनी, किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें तो सीधा क्या करना है? भीख मांगनी है। एक तरह से कह सकते हैं भीख मांगनी है। और ये जो है, ये आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से इस चीज को पढ़ा हो तो कट्टरपंथी आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? गाँवों में देखने को मिलेंगे, रूरल वाले देखने को मिलेंगे, और जो लिबरलिज्म वाले हैं वो आपको कहां देखने को मिलेंगे? अर्बन शहरों में देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे आपसे पूछा गया कौन राष्ट्रवादी नेता नहीं था, तो विपिन चंद्र पाल भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे। इन्होंने तो वैसे भी क्रांति की मशाल जगाई थी, आप सभी को पता है। लाजपत राय जिन पर लाठीचार्ज किया था। बचा कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या था? कट्टरपंथी नेता नहीं थे, ये क्या थे? उदारवादी थे। क्या थे? उदारवादी थे। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर जी प्लीज ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। या आज हमने कोई भी लाइफलाइन यूज नहीं की है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारी क्या हिस्ट्री में इंप्रूवमेंट होती जा रही है और हमारे सारे ही क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उदारवादी बिल्कुल सही। इसी के साथ जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आप अपने संकल्प को पूरा कर सकें और साथ ही साथ आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकें। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। याद रखें, हिस्ट्री विद रितु मैम आपका ये टेलीग्राम चैनल है, इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए जिससे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन वहां पर मिल सके। क्लियर? बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी लाइफ का पूरा एंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई भी करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो गए तो उसके बाद आपको कोई नहीं बोलेगा कि पढ़ ले बैठ के, फिर तो चाहे आप जितना मर्जी एंजॉय कर सकते हो। क्लियर? बात समझ में? तो आज के लिए इतने। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, गुड रात्रि, गुड शहर। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कल संडे है तो एंजॉय करो। हाँ, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना भूल गई वो सुन लीजिए कि आज जो है दोपहर को 2:45 पर आज आपका सेशन रहा था, जिसके अंदर मैंने आपको एक स्पेशल सेशन था जिसके अंदर मैंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बारे में आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं लगाई थी तो वो जो क्लास है वो यूट्यूब पे है। आप लोग जो है यूट्यूब पे मैं लिंक जो है टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप लोग वहां से उस क्लास को देख सकते हैं, जिससे कि जो सबसे बड़ा सॉरी
जो सबसे बड़ा टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो एक कॉमन टॉपिक है और आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। तो यूट्यूब के मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी और वहाँ से आप लोग उस लिंक पे जाकर आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं और 1857 की क्रांति के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में? तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।